हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम लकी पांडे में। तो दोस्तों, स्टूडेंट्स का जॉइनिंग फॉर्म्स को लेके जो डाउट आ रहा था उसको इस वीडियो के अंदर हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि जॉइनिंग फॉर्म क्या होता है, किस तरीके से उसको आपको भरना है और आपको कब मिलेगा और कहाँ से मिल सकता है। इस सारे डाउट्स को हम इस वीडियो के अंदर क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अलग अलग एम्स का क्या अलग अलग जॉइनिंग फॉर्म होता है, या सारा एम्स जो है कंबाइन करके एक जॉइनिंग फॉर्म देते हैं जो सबको भरना होता है, और एक क्या हमें पहले से भर के लेके जाना है या हमें जब एट ए टाइम ऑफ हम जाएंगे फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए तो वहाँ पे भरना है। इस सारे डाउट्स को इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं और आपको ऑलमोस्ट वहाँ पे 21 डॉक्यूमेंट्स लगेंगे ज्वाइनिंग के। जो 21 डॉक्यूमेंट्स लगेंगे ज्वाइनिंग के कहने का मतलब 21 डॉक्यूमेंट्स आपको भरने पड़ेंगे ज्वाइनिंग के टाइम में अपने सारी चीज़ को प्रोसेस करने के लिए। तो हम उस सारे 21 डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक और अच्छे से ज़रूर देखिए, सारी चीज़ों को अच्छे से समझ लीजिएगा ताकि कोई भी डाउट जो है ना रह जाए आपके मन में, ठीक है। उसके अलावा जैसे बच्चों का अकोमोडेशन से रिलेटेड डाउट्स आ रहे हैं कि सर अकोमोडेशन के बारे में बता दीजिए एक बार, दिल्ली का या फिर भुवनेश्वर का, या तो हम पर्टिकुलरली उसके लिए बहुत ही जल्दी विद इन 1 या 2 दिन के अंदर ही हम धीरे धीरे हर एम्स के अकोमोडेशन से रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं और जो फिजिकल वेरिफिकेशन से रिलेटेड जो डाउट्स हैं ना उसको वीडियो बना के क्लियर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। रोज एक वीडियो डाल के हम कोशिश करेंगे कि आपकी उन सारे डाउट्स को जब तक ऑलमोस्ट फिजिकल वेरिफिकेशन हो जाता है और जब तक आपकी ज्वाइनिंग आती है, जो ये ज्वाइनिंग से रिलेटेड डाउट्स और अकोमोडेशन और जो भी डाउट्स हैं अकोमोडेशन से रिलेटेड वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। तो चलिए अब हम इस वीडियो के मेन टॉपिक पे आते हैं, ज्वाइनिंग फॉर्म को देख लेते हैं। तो सबसे पहले जब हम देखते हैं कि ज्वाइनिंग फॉर्म, देखिए सबका अलग अलग होता है, सारे एम्स का अलग अलग होता है, ठीक है। पर मोस्ट प्रोबेबली सारे डॉक्यूमेंट सेम होते हैं, मतलब डॉक्यूमेंट सेम होते हैं, एम्स अपने आप प्रोसेस कर सकता है। जैसे कुछ का तो आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, आप जैसे जाएंगे वेबसाइट पे वहाँ सर्च करेंगे ज्वाइनिंग परफॉर्मा तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन कुछ एम्स का नहीं होता है, कुछ एम्स का जब आप वहाँ पे फिजिकली जाएंगे तब आपको वो लोग प्रिंट आउट निकाल के देते हैं, उस टाइम आपको भरना पड़ता है। मेरे पास 2 3 4 एम्स का है, मैं आपको तीनों चारों एम्स का दिखा देता हूँ एक बार। उसके बाद में एक एम्स का, क्योंकि सबका सेम होता है तो मैं एक एम्स का आपको डिटेल में समझा दूंगा। तो देखिए सबसे पहले मेरे पास ये ज्वाइनिंग लेटर है, चेकलिस्ट फॉर ज्वाइनिंग है, ये है एम्स भुवनेश्वर का, देख सकते हैं आप नाम लिखा हुआ है इसके ऊपर। इसके अंदर ज्वाइनिंग रिपोर्ट ये सारी चीज़ें होती है। इस चीज़ को अभी हम आपको डिटेल में बताएंगे कि क्या क्या है, जैसे ज्वाइनिंग रिपोर्ट, करेक्टर सर्टिफिकेट्स, एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन इन द, ये सारे डॉक्यूमेंट्स, मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग पे लगने वाले हैं। और इसको किस तरीके से क्या क्या भरना है, और अगर इस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई लास्ट में आपको वीडियो के एंड में डाउट रह जाता है तो आप जरूर पूछेगा बाद में कि हम सारे जो ये डॉक्यूमेंट्स हैं और किस तरीके से इनको भरना है ज्वाइनिंग रिपोर्ट को, सारा हम आपको इस वीडियो के अंदर सारे डाउट क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो आप वीडियो को एंड तक देखते रहिए, ठीक है। ये हमने आपको एक दिखाया एम्स भुवनेश्वर का, अब हम आपको दिखा देते हैं एम्स रायपुर का। देखिए एम्स रायपुर का भी है, जो मैं 21 डॉक्यूमेंट्स कह रहा था वो पर्टिकुलर ये रहे 21 डॉक्यूमेंट्स। इन सबको हमें डिटेल में अभी आपको एक एक करके समझाऊंगा और किस तरीके से जो है इन डॉक्यूमेंट्स को हम भर लेंगे या पहले से भर लेंगे। पर पहले से भरने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, आपको इस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जब वहाँ पे ज्वाइनिंग के लिए जाएंगे फिजिकल वेरिफिकेशन पे, तो एम्स के जो वहाँ पे जो भी ज्वाइनिंग करवा रहे होंगे, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर रहे होंगे, वो सब आपको खुद ये सारे डॉक्यूमेंट्स देंगे। आपको खुद वहाँ पे एट ए टाइम वहाँ पे उनके सामने ही चीज़ों को फिलअप करना है और जो आपके डाउट्स रहेंगे वो उसी टाइम उनको क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो उससे कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। इसको आपको कि कमेंट्स आएगा फिर सर ये कहाँ से डाउनलोड किया आपने, क्या है, तो आपको सिर्फ समझना है कि क्या क्या लगेंगे, ताकि जब आप वहाँ पे सामने जाएँ तो आप इस सब चीज़ों के लिए पहले से प्रिपेयर हो कि अच्छा हाँ मुझे पता था कि ये डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है या ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और एक देखिए मैं एम्स मंगलागिरी का भी दिखा देता हूँ। तो देखिए डॉक्यूमेंट्स ऑलमोस्ट सारा सेम है, पर यह है कि वो अलग अलग हो जाता है। एम्स मंगलागिरी का हो गया, एम्स रायपुर का मैंने आपको दिखा दिया, एम्स भुवनेश्वर का दिखा दिया। अब हम पर्टिकुलरली क्या करते हैं, एक जो है एम्स रायपुर का उस समझ लेते हैं, उससे हमें सारा डाउट क्लियर हो जाएगा कि हमें ये एम्स रायपुर का है। तो अब इससे हमें सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि हाँ सारे एम्स के अंदर ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं एक एक करके, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या है, ज्वाइनिंग रिपोर्ट को देखते हैं कि ज्वाइनिंग रिपोर्ट क्या चीज़ है। और ऐसे ही हम नीचे सीरियल वाइज चलते रहेंगे, देखते रहेंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कहाँ कहाँ लगने वाला है और क्या क्या होगा, किस में क्या क्या चीज़ें भरनी है, वो भी मैं आपको सारा बताता चला जाऊँगा। या कहीं से आपको भरवाना है उसको डॉक्यूमेंट को या किसी ऑफिसर से करवाना है तो वो भी सारी चीज़ें इसके अंदर मैं आपकी क्लियर करता चला जाऊँगा। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास आ जाता है ये ज्वाइनिंग रिपोर्ट, जो देखा आपने यहाँ पे आ रहा है, क्या आ रहा है, ज्वाइनिंग रिपोर्ट आ रहा है। अभी ज्वाइनिंग रिपोर्ट के अंदर क्या करना है आपको, ये वो करवाना है टू द डायरेक्टर, इसके अंदर लिखा हुआ है, इसके अंदर विद द रेफरेंस टू योर ऑफर लेटर। ये ज्वाइनिंग आपका वो है एम्स रायपुर का, क्या है, ज्वाइनिंग रिपोर्ट है जो आपको फिल करना है अपने आप से, अपने आप फिल करना है इस चीज़ को आपको, ठीक है। इस चीज़ को तो इसमें सबमिशन ऑफ द ज्वाइनिंग रिपोर्ट रिगार्डिंग एम्स नर्सिंग ऑफिसर, ठीक है, ऐसे ही हो जाएगा सारा।
अब हम चल लेते हैं नीचे, फटाफट से देख लेते हैं अब क्या क्या चीज़ें इसके अंदर है। देखिए इसमें क्या आ रहा है, विद रेफरेंस टू योर ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर नंबर, आपके पास जो नंबर दिया गया होगा अपॉइंटमेंट लेटर वहीं आपको दिया जाएगा, डेट भी रहेगा मेंशन, आई रिपोर्ट माई सेल्फ ऑन द ड्यूटी इन फोरनून आफ्टरनून, ये ज्वाइनिंग रिपोर्ट है, ये आपको इसके अंदर लिखना है सारा डॉक्यूमेंट कि मैं फोरनून या जो आपका टाइम पीरियड है उसमें रिपोर्ट करूंगा, कौन सी पोस्ट के लिए, नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए, एंड आई थैंक्स वंस अगेन फॉर प्रोवाइडिंग द अपॉर्चुनिटी टू सर्व द इंस्टीट्यूट, ये सब देख सकते हैं आप। तो इसके अंदर आपको भरना है, लास्ट में आपको इस ज्वाइनिंग रिपोर्ट के अंदर अपने साइन कर देने हैं, योर सिंसियरली नेम, डेस्टिनेशन में आपको क्या लिखना है, नर्सिंग ऑफिसर, डिपार्टमेंट क्या है, एम्स आएगा वहाँ पे, और वहाँ पे आप पूछ सकते हैं जैसे कोई आपको पर्टिकुलर डिपार्टमेंट मिलता है तो वो आ सकता है, पर पर्टिकुलरली हम यहाँ पे एम्स को ही लेके चलेंगे, और डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे फिल करनी है, ठीक है। इस चीज़ का यहाँ पे नेम भरना है अपना, यहाँ पे डेस्टिनेशन, यहाँ डिपार्टमेंट, डेस्टिनेशन में हमने बता दिया नर्सिंग ऑफिसर आपको पुट करना है, डिपार्टमेंट में एमसी आएगा, ठीक है, और डेट ऑफ बर्थ जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी उसको फिलअप करना है यहाँ पे। इस तरीके से हो जाएगा, ज्वाइनिंग रिपोर्ट इस तरीके से हमारी तैयार हो जाएगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं क्या चीज़ आता है, कौन सा डॉक्यूमेंट है। तो अब हमारे पास आएगा करेक्टर सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट फॉर्म 1 है, देखिए इस पर लिखा है सर्टिफाइड दैट आई हैव नॉट बीन, मतलब करेक्टर सर्टिफिकेट हमें ऑलमोस्ट 11th-12th हर जगह जरूरत होता था, इसे ज़्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है, सब आपको पता है। ये फिल करना है, अब आपको ये चीज़ खुद फिल करनी है, कहाँ से फिल करानी है, ये इसी के नीचे दिया गया है, मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ प्लेस लिखवा लेना है, आप जहाँ से भी बिलोंग करते हैं, सिग्नेचर करना है कैपिटल लेटर में, डेस्टिनेशन और एड्रेस विद स्टम्प। अब ये आपको कहाँ से बनवाना है, कौन बना के देगा, तो ये देखिए यहाँ पे दिए गए हैं कि आप ये करेक्टर सर्टिफिकेट किससे बनवा सकते हैं। तो जैसे कि मैं बता देता हूँ आपको क्या है, गेजेटेड ऑफिसर से बनवा सकते हैं सेंट्रल, मतलब जैसे एसडीएम हो गया, डीएम हो गया, जो आपके जिले का जो होगा उससे आप बनवा सकते हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से बनवा सकते हैं, जैसे आपका कोई एमपी हो, एमएलए हो उस एरिया का, आप वहाँ जाके उनके ऑफिस में जाके आप उनको ये चीज़ फॉर्म निकाल के देंगे कि सर ये मेरे को फॉर्म फिल करना है, वो यहाँ पे फॉर्म फिल करके आपको स्टैंप लगा के, देखते हैं स्टैंप लिखा गया है, उस स्टैंप के अंदर ही एड्रेस लिखा गया होगा, स्टैंप लगा के साइन करके आपको दे देंगे और ये करेक्टर सर्टिफिकेट वेरीफाई हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एसडीएम आ गया, सब डिविजनल ऑफिसर से हो सकता है, तहसीलदार हो या डिप्टी तहसीलदार हो, जो भी मतलब एक तरीके से गवर्नमेंट के अंदर आते हैं उनसे आप करवा सकते हैं, जैसे ये प्रिंसिपल से भी करवा सकते हैं, या आपके जिस स्कूल में हो, इंस्टीट्यूशन में, कॉलेज में, आप वहाँ जाके भी इसको करवा सकते हैं, वेरीफाई करवा सकते हैं, करेक्टर सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। ब्लॉक डिपार्टमेंट का ऑफिसर हो, पोस्ट मास्टर हो या पंचायती इंस्पेक्टर हो, इन सब में से किसी से भी आप जो अपने इस करेक्टर सर्टिफिकेट को भरवा सकते हैं, वो खुद ही भरेंगे इसको अपने हाथों से और यहाँ पे स्टैंप लगा के आपको दे देंगे, ठीक है। समझ गए, बहुत ईजी होता है, जिसमें से मैं आपको बताऊंगा तो ईजिली बहुत एमपी एमएलए और जो हमारे गेस्टेड ऑफिसर होते हैं एसडीएम, इनके पास से जाके आप बहुत ईजिली बनवा सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हमारे पास करेक्टर सर्टिफिकेट सेम ये आ गया, ये भी सेम है, दो फॉर्म होंगे, मतलब फॉर्म 1 करेक्टर सर्टिफिकेट, फॉर्म 2, ये दोनों वही भरेंगे। आपको सेम जिस तरीके से ऊपर वाला भरा गया उसी तरीके से ये भी भरा जाएगा, और उन्हीं में से सारे गेस्टेड ऑफिसर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इनमें से ही वो भरेंगे, सारे यही लोग हैं जो आपके करेक्टर सर्टिफिकेट को भर सकते हैं। अब हमारे पास क्या आ जाता है, एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या लिखना है, आई, इसमें आपका नाम आएगा, डू स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड सॉलिड दैट आई विल बियर ट्रू फेथ एंड एलिगेंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। आपको ये फॉर्म फिलअप करना है, इसके अंदर बोला गया है आई विल डू माई ड्यूटी, मतलब आप जो नर्सिंग ऑफिसर की ड्यूटी करने वाले हैं उसको मैं ईमानदारी से, सच्चाई से और लोगों की रिस्पेक्ट करते हुए करूँगा, और जितनी मेरी कोशिश होगी, जितना मैं आगे कर पाऊँ, लोगों के लिए हेल्पफुल कर पाऊँ, उसको करने की कोशिश करूँगा, ये चीज़ इसके अंदर बताया गया है। और आपको यहाँ पे वही करना है, साइन करना है, नाम लिखना है। अगर आपका पीएफ नंबर हो, आपकी कोई पीएफ चल रही हो कहीं पे, तो अगर पीएफ नंबर है आपके पास, नहीं है तो जब आप इसके अंदर एनरोल होंगे तो आपको मिलेगा, या हो तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं अपना डेस्टिनेशन नर्सिंग ऑफिसर और डिपार्टमेंट डाल सकते हैं एम्स, ऐसे करके यहाँ पे फॉर्म को फिल करेंगे। अब हमारे पास फॉर्म 1 आ गया, फिर से इस फॉर्म 1 के अंदर अब क्या भरना है, अ फॉर्म दैट आई विल फेथफुली बियर सेम एलिगेंस टू इंडिया एंड टू कॉन्स्टिट्यूशन बाय माई लॉ, आई विल, मतलब इसके अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति आपको दिखाना है कि हाँ जो भी ड्यूटी है मेरी उसको मैं बहुत अच्छे से निभाऊंगा, मैं कोई भी भेदभाव नहीं करूंगा किसी से, और मैं भगवान की श्रद्धा रख के लॉयल रहूँगा, ऑनेस्ट रहूँगा, और कोई भी पार्शलिटी नहीं करूँगा, मेरे लिए सारे पेशेंट जो होंगे वो एक समान होंगे, मैं सबको बराबर ट्रीट करूँगा, इसके अंदर भगवान मेरी मदद करे। तो ये इस चीज़ से है, इसको भरना है, ये भरवाया जाता है, प्रोसेस है। और यहाँ पे फिर लास्ट में यही है, आपको यहाँ पे सिग्नेचर करना है, अपना नाम लिखना है, और इस तरीके से आपका ये भी फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे अगले फॉर्म की तरफ। फॉर्म सेकंड है, ये क्या कह रहा है, फॉर्म ऑफ ओथ, ओथ फिर से एक ओथ आ जाती है, वो आर फॉरेन नेशनल, ये उनके लिए जो फॉरेन नेशनल्स है, मतलब जिनके फादर या मदर कोई जो पेरेंट्स हैं वो फॉरेनर हैं, और लेकिन वो इंडियन है, उनका बर्थ जो है इंडिया में हुआ है, तो ये उनके लिए है पर्टिकुलरली, ठीक है। यहाँ पे सेम वही चीज़ है, यहाँ पे एक ही चीज़ है, वो ओथ ही है, उसको ही बस, मतलब ये जो फॉर्म है ये उनके लिए, तो अगर ये आपको जरूरत नहीं है इस फॉर्म को तो आप इसे फिलअप नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इसको छोड़ सकते हैं।
छोड़ेंगे ही, मतलब जो अगर फॉरेन नेशनल है। डिक्लेरेशन रिगार्डिंग बायगमस मैरिज की, अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर रखी है किसी पर्सन के साथ, किसी स्पाउस के साथ, तो आपको ये फॉर्म फिल करना है, और नहीं करना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, नॉट एनी। नाम लिखना है किसके साथ करा है, उसकी डेस्टिनेशन क्या है, उसका डिपार्टमेंट क्या है, उस चीज़ को यहाँ पे फिलअप करके देना है। तो अगर आपका ऐसा कुछ नहीं है तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे नॉट एनी, और इस फॉर्म को नोट एंड लिख के कर सकते हैं। आगे वो कोई और भी इसके अंदर डाउट होगा तो वहाँ पे जो डिपार्टमेंट के बंदे होंगे एम्स के, वो आपको बताने के लिए वहाँ बैठे रहेंगे। तो आपको अभी से इसके ऊपर प्रेशर नहीं बनाना है कि किस तरीके से होगा, क्या चीज़ होगा। अब जब वहाँ जाएंगे वो आपको खुद बहुत अच्छे से डिटेल में आपको डिस्कस करके बता देंगे कि हाँ ऐसे ऐसे कर सकते हैं सर इस प्रोसेस को। और कोई डाउट होगा तो आप वहाँ डायरेक्टली पूछेंगे, वो आपको डायरेक्टली हेल्प आउट करने वाले हैं। अब यहाँ पे हमें होम टाउन का डिक्लेरेशन देना है। होम टाउन का डिक्लेरेशन देने का मतलब कि जैसे अब बहुत सारे स्टूडेंट बाहर से आएंगे वहाँ पे, तो आपको वहाँ पे अपना होम टाउन जहाँ से आप बिलोंग करते हैं उसके बारे में सारी चीज़ें भरनी है। आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट माई होम टाउन इज एट द प्लेस एज शोन बिलो, आपको यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे भरना है उस चीज़ को। जो होम टाउन है मेरा वो कहाँ पे है और किस डिस्ट्रिक्ट में आता है, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन क्या है, इस सब चीज़ों को यहाँ पे भरना है, ठीक है। यहाँ पे आप यहाँ पे लिखना है, हमें होम टाउन के बारे में लिखना है, यहाँ पे लिखना है होम टाउन कहाँ पे है प्लेस, ठीक है। यहाँ पे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन हमारा कौन सा है उसके बारे में लिखना है, और जो है डिस्ट्रिक्ट जो है कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और कारी मार्क यहाँ पे लिखना है। लास्ट में फिर आपको अपना नाम, यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट में आपको अपना नाम लिखना है, डिटेल भरनी है सारी, और उसको हो जाएगा। फिर वही पीएफ नंबर अगर कोई है कंसाइनिंग, और इसको यहाँ पे जो साइन करेंगे वो काउंटर साइन बाय हेड ऑफिस, मतलब जो वहाँ पे हेड ऑफिस के बंदे होंगे वो करेंगे। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, खाली आपको अपना वहाँ नाम लिखना है, डिपार्टमेंट लिखना है। फिर अब एक डिक्लेरेशन फॉर्म आएगा फॉर ट्रैवल लीव, फॉर लीव ट्रैवल कंसेशन एंड मेडिकल फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए और ट्रैवल के लिए जो आपको ये डिक्लेरेशन फॉर्म दिया जाएगा, इसमें आपको लिखना है कि आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट फॉलोइंग मेंबर्स आर, मतलब आपको यहाँ पे अल्टीमेटली फैमिली की डिटेल देनी है कि आपके कौन कौन फैमिली मेम्बर्स हैं, मदर फादर हैं, छोटे भाई बहन हैं, मतलब 18 से कम है तो वो भी आएंगे इसके अंदर, ठीक है। अगर कोई भी है जैसे कि इसमें दिया गया है जो भी आपके ऊपर डिपेंडेंट है एक तरीके से कह सकते हैं, उनका नाम आएगा यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया ना, फिर हम फादर है, मदर, माइनर ब्रदर, सिस्टर्स, विडोज डॉटर्स, विडो सिस्टर्स रेसिडिंग विथ मी, ये सारे मेरे साथ रहते हैं। यहाँ पे पहले सबसे ऊपर वाले कॉलम के अंदर तो देख सकते हैं आया हस्बैंड, वाइफ, चिल्ड्रन, स्टेप चिल्ड्रन जो भी हो आपके, और नीचे वाले में फादर मदर जो भी आपके साथ रहते हैं। फैमिली की डिटेलमेंट है, यहाँ पे लिखा गया कि जो भी आपके ऊपर डिपेंडेंट है, जो भी फैमिली मेम्बर्स आपके ऊपर डिपेंडेंट है उनकी डिटेल यहाँ पे आपको फिलअप करनी है, ठीक है। इस फॉर्म के अंदर इस चीज़ को फिलअप करना है। अब हम आगे का अगर डॉक्यूमेंट देखें कि क्या चीज़ है, तो आगे हमारे पास जो डॉक्यूमेंट आता है वो अंडरटेकिंग है। द चिल्ड्रन स्टेप चिल्ड्रन क्लेम टू बी डिपेंडेंट डू नॉट हैव ए, मतलब ये डिटेल आप एक बार पढ़ लेंगे, मैं फटाफट से इसको पढ़ देता हूँ, नहीं तो वीडियो ऐसे भी बहुत लंबी हो जाएगी क्योंकि ऑलमोस्ट 21 फॉर्म्स हैं। तो इसके अंदर साफ साफ बोला गया कि जैसे चिल्ड्रन है तो उनकी जो इनकम है जो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, डू नॉट हैव इनकम एक्सी, मतलब उनकी जो पर मंथ की इनकम है वो 9,000 से ऊपर नहीं है, उनकी जो इनकम है वो 9,000 से नीचे है या नहीं है, ठीक है। और जो पेरेंट्स हैं उनके कोई पेरेंट्स उनकी कोई पेंशन वगैरह नहीं आती है, और अगर आती भी है तो 9,000 से ऊपर नहीं आती है। और माई फादर इज़ नॉट अलाइव, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं जो भी डिटेल है, मतलब ये उनके लिए है जो अपने फैमिली मेम्बर्स रखे हैं डिपेंडेंट, ये उनका क्रिटेरिया है कि ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर जैसे कि अगर जो चिल्ड्रन डिपेंडेंट है उनकी सैलरी पर मंथ 9,000 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, या जो पेरेंट्स डिपेंडेंट है उनको पेंशन 9,000 से ऊपर नहीं मिलनी चाहिए, या जैसे किसी के फादर मदर नहीं होते तो उसके लिए भी है, ठीक है। इन इवेंट टू एनी चांस स्टेटस कुछ भी दिक्कत होता है तो ये चीज़ है, ठीक है। इसमें ये पॉइंट पढ़ते हैं हम, इन द इवेंट ऑफ एनी चेंज इन स्टेट ऑफ एनी एवर मेंशन पर्सन विच अफेक्ट्स द एलिजिबिलिटी आई शैल इन्फॉर्म द स्टेटस, मतलब अगर कोई चेंजमेंट होती है जैसे इन फ्यूचर कोई मैरिड नहीं होंगे और आगे जाके मैरिड हो जाते हैं तो फिर वो आप अपनी इसके अंदर जाके चेंजमेंट करा सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगी, जैसे कुछ यंग होंगे जो मैरिड नहीं होंगे, ठीक है, तो आप वहाँ जाके उसको चेंज करा सकते हैं कि सर मैं मैरिड हूँ, मेरी वाइफ का नाम ये है, मेरे बच्चों का नाम ये है, तो वो सारा ऐड ऑन हो जाएगा इमीडिएटली। आप वहाँ जो एम्स रायपुर में है डिपार्टमेंट उनको रेफर करके ऐड ऑन करवाएंगे यहाँ पे, ठीक है। द पर्टिकुलर्स ऑफ डिपेंडेंट मेंबर आर गिवन करेक्ट, और जो भी आपने इन्फॉर्मेशन दी है वो करेक्ट है। अगर कोई भी इसके अंदर इन्फॉर्मेशन गलत होगी तो वो उसका आप खुद जिम्मेदार होंगे, ठीक है। एम्स फिर आपको जो है पोस्ट को कैंसिल करने के लिए होगा, इसलिए आपको कोई भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन वहाँ पे प्रोवाइड नहीं करनी है। यहाँ पे आपको नाम लिखना है, साइन करने हैं, ठीक है। और ये तो वहाँ के खुद एचओडी वगैरह जो होंगे, जो भी वहाँ पे कर रहे होंगे एडमिनिस्ट्रेशन, वो लोग इस फॉर्म को फिलअप करेंगे आगे, ठीक है, वेरीफाई करेंगे, सबमिट करेंगे, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। अगला देखते हैं हम क्या है, अगला हमारे पास क्या फॉर्म आ जाता है जो हमें फिलअप करना होगा वहाँ पे। यह घोषणा पर छुट्टी यात्रा से, ओ अच्छा वही चीज़ है जो हमने ऊपर देखा, उसी का ये हिंदी फॉर्मेट है, जैसे कुछ
लोगों को हिंदी में चाहिए होता है, तो हिंदी फॉर्मेट है उसका। अब हमारे पास डिक्लेरेशन आ जाता है। इस डिक्लेरेशन के अंदर क्या बोला गया है, आई सन एंड डॉटर ऑफ सिस्टर रेसिडेंट ऑफ माई विलेज, ये कम्युनिटी विच इज रिकॉग्नाइज्ड एज ए बैकवर्ड, ये अगर आप ओबीसी हैं या कास्ट हैं, आपका मतलब कास्ट सर्टिफिकेट जो होता है, मतलब आपके पास अगर कोटा का सर्टिफिकेट है, तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए है कि आपको ये फिलअप करना है कि जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में जो चल रही हैं जैसे ओबीसी की या एससी के लिए, तो यस मैं एलिजिबल हूँ और वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर रिकॉग्नाइज्ड है कैटेगरी, मतलब कैटेगरी एक तरीके से कैटेगरी डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट है ये, तो उस चीज़ को यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया गया है, डिक्लेरेशन के थ्रू आपको देना है। और यही है पूरा इसके अंदर कि भाई हम जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू हमारी कैटेगरी जो है रिकॉग्नाइज्ड है और हम पर्टिकुलरली ओबीसी कैटेगरी में या एससी कैटेगरीज में लाई करते हैं। लेकिन अच्छा यहाँ पे लिखा भी गया है साफ साफ कि ये ओबीसी कैटेगरी के लिए है बेसिकली, मतलब ये ओबीसी कैटेगरी के है। यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, परमानेंट एड्रेस लिखना है, सारी चीज़ों को फिलअप करना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया एक तरीके से, ये भी हमारा फॉर्म धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। तो ये है, ऑफकोर्स आपकी जॉब इतनी प्रेस्टिजियस है तो सारे प्रोसेस भी थोड़े प्रेस्टिजियस ही होंगे, तो इसमें अंदर टाइम लगेगा थोड़ा सा, इसलिए एम्स आपको, तो इसलिए आपको हड़बड़ी नहीं करनी है, सारे डॉक्यूमेंट्स को बहुत अच्छे से फिलअप करना है, ठीक है, सबको अच्छे से फिलअप करना है। अब ये डिक्लेरेशन है, इस डिक्लेरेशन के अंदर जैसे कि आपकी स्पाउस हो गई, जैसे आपकी वाइफ हो गई या फादर मदर हो गए, पेरेंट्स हो गए, अगर वो किसी डिपार्टमेंट में वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो ये आपको इसके अंदर भरना है, ठीक है, कि ताकि आप कोई भी कंडीशन हो, देखिए इसको मैं बता, आई रीड द इनक्लोज प्रोविजन मेड इन द गवर्नमेंट ऑर्डर इन रिगार्ड एंड अंडरटेक टू इन्फॉर्म दैट इंस्टीट्यूशन एज व्हेन देयर इज एनी चेंज इन स्टेटस ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ माई स्पाउस इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। अगर जैसे कि अभी आपका डिक्लेरेशन देना है अपने स्पाउस के बारे में या अपने पेरेंट्स के बारे में कि वो उनको ये सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, अगर इनमें चेंज होता है कि उनको कोई और डिपार्टमेंट से अगर उनकी भी कहीं जॉब लग जाती है, उनको मेडिकल फैसिलिटी मिल रही है, हाउस बिल्डिंग फैसिलिटी, तो आप उसको तुरंत ही एम्स को इन्फॉर्म करेंगे या गवर्नमेंट क्वार्टर में रेसिडेंस कर लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, और अगर है वो ऑलरेडी किसी गवर्नमेंट में काम कर रही है तो आपको उनका नाम देना है यहाँ पे, अगर उनका पीएफ नंबर है तो वो देना है, डेस्टिनेशन डालना है, डिपार्टमेंट डालना है, एड्रेस डालना है, ठीक है। और जो भी वो रहेगा ये तो वहाँ पे सिग्नेचर देने हैं एम्प्लॉय के, मतलब ये आपके होंगे, और ये आपकी वाइफ हैं जैसे तो वाइफ का होगा इसके अंदर, जो भी है आपकी। तो इस तरीके से ये भी एक डिक्लेरेशन फॉर्म हमारा खत्म हो जाता है। अब हमारे पास एम्प्लॉय की डेट शीट, ये पर्टिकुलर डेट शीट जो है ये डाटा शीट है, ये पर्टिकुलरली आपके लिए है। इसके अंदर आपकी खुद की पर्सनल डिटेल भरनी है, जैसे आप सरनेम हो गया आपका, सबसे पहले सरनेम लिखना है, ठीक है, नेम इन फुल, सरनेम फर्स्ट, और उसके बाद सरनेम पहले लिखना है, फिर बाद में आएगा, जैसे कि मान लीजिए किसी का नाम है रमेश कुमार, तो कुमार पहले आएगा फिर रमेश बाद में आएगा, ठीक है। उसके बाद आप मैरिड है, सिंगल है, मेल है, मेल और फीमेल में से एक होगा, उसके बाद मैरिड है या सिंगल है उसमें से आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब नीचे फादर्स का नाम लिखना है, और कह सकते हैं फिर उसके बाद नीचे और भी डिटेल्स हैं, फैमिली फादर्स का नाम, फिर प्रेजेंट एड्रेस आपको फिलअप करना है, फिर परमानेंट एड्रेस डालना है, ठीक है। ये सब तो आपका खुद का पर्सनल डालना है, ईमेल डालना है, रेसिडेंस का एड्रेस डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, नेशनलिटी आपको फिलअप करनी है यहाँ पे, कैटेगरी जो भी हैं आप SC ST जनरल वो भरना है, ठीक है। आप अकेडमिक रिकॉर्ड यहाँ पे डालने हैं, मतलब आपको 10th के 12th के मार्क्स डालने हैं, ठीक है। प्रोफेशनल डाल रहे हैं, मतलब यहाँ पे आपको जो भी डिग्री है, जैसे BSc नर्सिंग है, वहाँ पे आपको क्या है, अगर है तो सॉरी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है ये, मतलब अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है किसी यूनिवर्सिटी, जैसे JNM वाले होंगे तो उनका एक्सपीरियंस होगा, तो उनको यहाँ पे ये फिर फिल करनी है कि आप पोजीशन वहाँ हेल्ड कर रहे थे, डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या थी, डेट ऑफ लिविंग क्या थी, वो सारी चीज़ों को आपको यहाँ पे फिलअप करना है। या कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल होगा जो काम कर रहा होगा तो उसके लिए भी ये चीज़ है, ठीक है। अब हमारे पास ये आ गया। अब यहाँ पे नीचे फैमिली का इन्फॉर्मेशन ऊपर भी भरा था हमने, और यहाँ पे भी एक हमें दोबारा से इन्फॉर्मेशन भरनी है। ये इन्फॉर्मेशन भरनी है इस रिलेटेड कि कौन से फैमिली मेम्बर्स आपके ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है, उनका नाम, डेट ऑफ बर्थ, रिलेशनशिप क्या है, और उनके प्रेजेंट ऑक्यूपेशन क्या है। जैसे आपके चाइल्ड हो गए, बच्चे, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं स्टूडेंट है, सन या डॉटर है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है आपको, नाम लिखना है, ठीक है। और आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन खुद देना है कि आई वट जो भी आपका नाम है, हेयर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द एंट्रीज इन दिस फॉर्म्स आर ट्रू टू बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। इस तरीके से आपको इसको पूरा फिलअप करना है, लास्ट में आपको साइन करने हैं, यहाँ पे डेट भरना है। अब यहाँ पे हमारे पास फॉर्म 3 आ जाता है जिसको आपको फिलअप करना है, लेटर ऑफ एडमिशन एंड अथॉरिटी, ठीक है, इसको आपको फिलअप करना है। ग्रुप सेविंग ये है, अगर आप कोई इंश्योरेंस स्कीम चल रही है, अगर आपने कोई इंश्योरेंस ले रखा है, तो जैसे कि इधर ले लेते हैं, जैसे हम इनकम टैक्स में रिबेट के लिए स्कीम ले लेते हैं कोई भी, जैसे LIC करवा ली या कुछ करवा ली, तो अगर आपने ऐसा कोई जो इंश्योरेंस का ग्रुप ज्वाइन कर रखा है तो आपको ये फॉर्म भरना पड़ेगा कि आप इतना हर मंथ कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं उसके अंदर, जो भी आपका होगा, ठीक है, वो चीज़ भरनी है। इसके अंदर नेम और सैलरी, मेंबरशिप, ये तो
वही चीज़ सेम चीज़ है। फॉर्म ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ बेनिफिशियरी, ये आपका अपॉइंटमेंट फॉर्म होगा जो आपको भरना है, ठीक है। आई इंश्योर्ड मेंबर ऑफ डैश ग्रुप सेविंग लिंक हेयर बाय अपॉइंट इन टर्म्स ऑफ बेनिफिशियरी, ठीक है। वो ये इंश्योरेंस से और ये आपको वो जिसने आपको इंश्योरेंस करा है उससे करवाना है। सिग्नेचर ऑफ इंश्योर्ड मेंबर, इंश्योर्ड मतलब आपने इंश्योरेंस करवा रखा है, उसके बाद उसके अंदर आपने नॉमिनी किसको चूज़ कर रखा है, उस नॉमिनी का इसके अंदर आपको नाम वगैरह लिखना है, उस नॉमिनी के साइन होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे विटनेस लिखना है। विटनेस मतलब दो जो भी विटनेस होंगे आपके, जो भी आपके साथ जाएंगे आप उनके साथ कर सकते हैं। मतलब ऑफकोर्स हम ज्वाइनिंग के लिए जाते हैं तो हमारे साथ कोई होता है तो हम विटनेस लिख सकते हैं यहाँ पे, जो भी आपकी पॉलिसी के टाइम में या विटनेस रहे हो या कोई भी इंश्योरेंस के टाइम में, मतलब इंश्योरेंस में जो भी आपके विटनेसेस हैं वो दो आपके अंदर इसके अंदर आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो मेन आ जाता है, ये आ जाता है एनपीएस, जो न्यू पेंशन स्कीम के अंदर, ये आपको भरना कंपलसरी है, क्योंकि एनपीएस जो आपके कटेंगे तो उसके लिए आपको सारा इसके अंदर तो मुझे कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको सबको कुछ पता ही होगा। जो स्केल पे आपका डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग कब है, गवर्नमेंट सर्विस, बेसिक पे क्या है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे भरनी है। नीचे नॉमिनी का नाम लिखना है, जो भी आपके नॉमिनी हो, आपकी वाइफ हो गई, आपके बच्चे हो गए, आपके पेरेंट्स हो गए, जो भी नॉमिनी है उनका लिखना है। परसेंटेज ऑफ शेयर ऑफ पेबल, कितना आप जाना चाहते हैं। रिलेशनशिप विद द गवर्नमेंट सर्वेंट, अगर है तो येस, नहीं है तो नो। जैसे क्या वो गवर्नमेंट में है या नहीं है, तो इस चीज़ को हमें यहाँ पे फिलअप करना है। सिग्नेचर ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट वो यहाँ पे होंगे। फिर अंडरटेकिंग है, द फर्निशिंग ऑफ फॉल्स इन्फॉर्मेशन, ये अंडरटेकिंग देना है। अंडरटेकिंग का मतलब समझ गए कि हाँ हम कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, हमने जो भी चीज़ यहाँ पे फिलअप करी है सब कुछ सही है हमारी बेस्ट एक्सपीरियंस तक। अगर कोई चीज़ चेंजमेंट भी होता है तो हम उसको फटाफट आके अपने एम्स को वो करेंगे। मूवेबल, इमूवेबल और वैल्यूबल प्रॉपर्टी, आपके पास जो एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज़ हैं, उसके बारे में इसके अंदर थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन भरना पड़ेगा कि कितने लैंड है आपके पास, कौन सा परमानेंट एड्रेस वगैरह है, कहाँ पे क्या चीज़ें हैं, गवर्नमेंट को आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन वगैरह इसमें देनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये तो आप खुद ही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी इमूवेबल है कि मूवेबल है, उससे रिलेटेड आपको इसके अंदर सारा भरना पड़ेगा। और ये आपको जैसे 31 दिसंबर 2021 से, क्योंकि 2022 में हो रहा है तो 21 तक आपका जो भी आपके पास प्रॉपर्टी है, जैसे भी जो भी चीज़ें उससे रिलेटेड इसके अंदर आपको सारी इन्फॉर्मेशन भरनी पड़ेगी। और आप यहाँ पे भर सकते हैं। अदरवाइज कोई डाउट हो तो आपके पास वहाँ पे होंगे ही, वहाँ पे आपके पास ऑफिसर्स होंगे बताने के लिए आपको, जो ज्वाइनिंग ऑफिसर्स होंगे ज्वाइनिंग डिपार्टमेंट में बता देंगे। अदरवाइज सिंपल है इसमें तो आपको अपनी प्रॉपर्टीज़ वगैरह के बारे में लिखना है, तो इसके अंदर हमें ज़्यादा तो डिस्कशन का कोई पॉइंट है नहीं इसके अंदर, इस फॉर्म के अंदर। अब हम फटाफट से चल लेते हैं और देखते हैं दूसरे क्या फॉर्म है। हाँ, लिक्विड एसेट्स जैसे हो गए आपके पास, कैश कितना है, बैंक बैलेंस कितना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें, अगर आपने कोई लोन ले रखा है तो लोन से रिलेटेड कितना ले रखा है, कहीं आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है शेयर्स के अंदर या इक्विटीज़ के अंदर, तो भी आपको इसके अंदर ये सारी चीज़ें भर के बताना पड़ेगा गवर्नमेंट को कि हाँ हमने इतना, जैसे शेयर में आपने इन्वेस्ट कर रखा है कहीं पर, या किसी से लोन ले रखा है, या कैश कितना है और बैंक बैलेंस कितना है, इसके बारे में भी आपको इसके अंदर पूरा डिस्क्रिप्शन, पूरा इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा, ठीक है। वही चीज़ है। मूवेबल प्रॉपर्टी का मैंने आपको बता ही दिया ऊपर। मूवेबल इमूवेबल के बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन भरनी है। मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब आप समझिए ज्वेलरी हो गई, मोटर कार्स हो गई, वो कितनी। इमूवेबल मतलब लैंड वगैरह हो गए, सारी चीज़ें, ठीक है। अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस, देखिए इसमें आ गया लाइफ इंश्योरेंस वगैरह करवा रखी है तो कितने क्या है नहीं है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आप भर सकते हैं सारी चीज़ें। तो इसके अंदर ज़्यादा कुछ खास अब रह नहीं है। इसके अंदर जो भी अगर कुछ होगा तो आप आराम से वहीं पे पूछ सकते हैं उन लोगों से, जो भी वहाँ पे आपके ऑफिसर्स करवा रहे होंगे आपकी रिक्रूटमेंट, वो आपको बता देंगे किस तरीके से क्या चीज़ भरना है। ये एफिडेविट है, इसके बारे में समझ लेते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये आपको जो है ना, वहीं होगा आसपास। अदरवाइज़ ये एफिडेविट जो है आपको बनवाना पड़ेगा। इसके अंदर जो ये सारी चीज़ें लिखी गई है ना, ये आपको एफिडेविट के ऊपर प्रिंट निकालना पड़ेगा कि डेट आई एम द डिपोनेंट ऑफ दिस एफिडेविट, आई हियर बाय डिक्लेयर दैट आई एम नॉट इंडल्ज इन प्राइवेट प्रैक्टिस और एनी अदर लैबोरेटरी। ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर देनी पड़ेगी। और क्या कहते हैं, सारा डिटेल आपको इसके अंदर नोटरी पे निकालना पड़ेगा। मतलब जो जैसे रहते हैं, जो लॉयर्स रहते हैं उनसे निकाल के स्टैम्प पेपर पे निकाल के ये देना पड़ेगा साइन करके। ऐसे रायपुर का तो रायपुर लिखा गया है। आइडेंटिटी कार्ड फॉर्म है, ये तो आपको यहाँ पे अपनी फ़ोटो लगानी पड़ेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की आईडी लगानी पड़ेगी, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में अगर कुछ है तो आपको लगाना पड़ेगा। आपका सारा नाम, पे स्केल, मतलब ये अब आपको ही खुद एप्लीकेंट जो भी हैं आप, उनकी सारी डिटेल है इसके अंदर आपको फिलअप करके देनी पड़ेगी, ठीक है। एम्प्लॉय पर्सनल इन्फॉर्मेशन, सेम वही चीज़ है जो हमने ऊपर भरी थी, वही चीज़ इसके अंदर भरनी है। सारी मेडिकल फिटनेस, करेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह जो भी था, सारी चीज़ें आप भर देंगे। एम्प्लॉय का डेस्टिनेशन क्या है, करंट ऑफिस क्या है, आप करंट में काम करते हैं तो आप यहाँ भर सकते हैं। प्रेजेंट एड्रेस क्या है, परमानेंट एड्रेस क्या है, इस चीज़ को इसके अंदर फिलअप करना है। ज्वाइनिंग आपकी कब से होने वाली है, सारी ज्वाइनिंग डिटेल इसके अंदर भरनी पड़ेगी, ठीक है, साइन करना पड़ेगा। और इनिशियल डेस्टिनेशन आपकी क्या रहेगी, ये सारी चीज़ें आप भर देंगे। और वहाँ पे आपको
एम्स के अंदर करवाने के लिए भी लोग होंगे। तो आपको इसके लिए कोई दिक्कत, कोई परेशानी और कोई बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस हमने आपको ये फॉर्म दिखा दिया है कि आप अगर आप वहाँ जाके एडमिशन ले तो आपको ऐसा नहीं लगे कि क्या नया, कोई नया चीज़ देख लिया क्या। तो ऐसा नहीं लगना चाहिए आपको। आपको पहले से इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि अच्छा ये सारी चीज़ें होती हैं, इस तरीके से हमें पता है, बताया था हमें सर ने कि इस तरीके से हमारे पास सारा फॉर्म्स होंगे। तो अब यहाँ पे देख लें, ये भी है फादर मदर, और मतलब अब फादर की, मदर की, वाइफ की, हस्बैंड की, जो भी आपके ब्रदर सिस्टर्स है उनके बारे में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है सारी इसके अंदर। नेशनलिटी क्या है, कहाँ पे रहते हैं, क्या चीज़ है, प्रेजेंट एज क्या है, सारी चीज़ें इसके अंदर भरनी है। ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भरनी है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ें आप देख सकते हैं, खुद ही भी देख सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। हाँ, कोई जो अगर कुछ ऐसी चीज़ें लगती हैं जिसमें आपको लगता है कि हाँ डाउट है, अब यहाँ पे ये लास्ट में डिक्लेरेशन आता है, इसको भरते हैं। इसको आज के अंदर मोस्ट प्रोबेबली आपको सबके अंदर नो ही करना होता है, बाद में कि हम देख लेते हैं। जैसे कि देख लीजिए इसमें क्या लिखा है, हैव यू बीन अरेस्टेड, तो नो, प्रोस्टिट्यूटेड नो, हैव यू बीन केप्ट इन डिटेंशन नो, बाउंडेड डाउन नो, कोर्ट में लो, आपने कभी आपको कुछ फाइंड बाय कोर्ट ऑफ लॉ या कोई भी ऐसी दिक्कत जो भी आपने, ये सारे चेक किया जाता है कि उसका कोई क्राइमिनल बैकग्राउंड नहीं है जो भी कैंडिडेट है, इसलिए होता है। यहाँ पे आपको साइन करना है और ऑलमोस्ट इसके अंदर सब में नो 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 ही भरना होता है हमको। ठीक है, आप इसको पढ़ लेंगे अच्छे से। इन केस एनी पेंडिंग अगेंस्ट, कोई कोर्ट में केस पेंडिंग वगैरह है कोई चीज़ें, तो इस सारी चीज़ों को आपको इसके अंदर देखना ही होगा फिलअप करके। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर लेंगे। ये तो कोई है ही नहीं इसके अंदर, मैंने बता दिया ये क्या है, आपने नो 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 करना है, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट हो जाएगा लास्ट के अंदर और ये सारा सबमिट हो जाएगा। आपको 2 लोकेलिटी के पर्सन, मतलब आप ये समझ लीजिए आपके पड़ोसी आसपास हैं, उनका इसके अंदर आपको नाम लिखना है कि कौन कौन है आपके 2 रिस्पॉन्सिबल फॉर योर, जैसे आपके आसपास के कोई लोकेलिटी के पड़ोसी हो गए जो वेल नोन है, कोई ऐसा जैसे टीचर हो गया कोई किसी स्कूल में, या डॉक्टर हो गया, या कोई भी हो गया, उसका आप यहाँ पे नाम लिख सकते हैं। कोई लॉयर हो गया, ठीक है, जो आपके लोकेलिटी में है, नेबरहुड में कोई पड़ोसी हो गया आपका, तो आप वहाँ पे इस पर नाम लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब ऑलमोस्ट सारा जो है हमारा ज्वाइनिंग का जो था वो सारा ऑलमोस्ट क्लियर हो गया है। और ये बहुत बड़ी भी वीडियो बन गई है थोड़ा सा, क्योंकि इसके अंदर सारे ऑलमोस्ट 21 डॉक्यूमेंट्स थे, सर्टिफिकेट है, करेक्टर सर्टिफिकेट्स, ये देख लिया। ये आपको जो है इसमें लिखा गया है गेजेटेड ऑफिसर से निकालना, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से निकालना, उसका सील होनी चाहिए। तो आप इसे आराम से ये SDM वगैरह से इससे करवा सकते हैं, वो फिल करके दे देंगे अगर। और ठीक है, तो और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी और आपके सारे इन्फॉर्मेशन इसके अंदर जो ये ऑफिस यूज़ के लिए देख सकते हैं, तो ये वो लोग खुद इसको फिलअप करके रख लेंगे अपने पास आगे की इन्फॉर्मेशन के लिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको कोई डाउट है किसी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। ठीक है, और अकोमोडेशन से रिलेटेड और जो दूसरे डाउट से रिलेटेड हम रेगुलर वीडियो डालने की कोशिश कर रहे हैं, और उम्मीद करेंगे आप सबके जो भी डाउट्स है अकोमोडेशन से रिलेटेड या फिर फिजिकल वेरिफिकेशन से रिलेटेड, वो जल्दी से जल्दी सारे हमारी क्लियर कर देंगे हम आपकी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और इन्फॉर्मेटिव लगी है कि नहीं, वो अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली है, आप इसको खुद भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने आपको बताया, आप जाके एम्स, जैसे एम्स रायपुर पे चले जाइए या एम्स मंगलागिरी पे या एम्स भुवनेश्वर पे जाके आप खुद ही इन ज्वाइनिंग फॉर्म्स को डाउनलोड करके खुद भी एक बार रीड आउट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं और क्या क्या मेरे को लगेंगे। ठीक है, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि जैसे ही कोई वीडियो डाले, जैसे ही आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन आए, वैसे ही तुरंत आप जो है आप तक पहुंच जाए और कोई भी इन्फॉर्मेशन आपके दूर न रहे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ, और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए रेगुलर वीडियो लेके आए और जो भी अपडेट्स हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं, उसको फटाफट से हम क्लियर कर सकें। थैंक यू सो मच।